बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे फेलो कोर्ट रिपोर्टर अबरार अस्तोरी साहब। नाज़रीन, आज 20 अक्टूबर है और जैसा कि आपको मालूम है, रात गए पार्लिमान जो इस वक्त हमारे अकब में आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या कुछ चलता रहा। हम आपको लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि पार्लिमान के अंदर किस तरह इजलास बुलाए गए, फिर मौखर किए गए और फिर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर किस तरह मुलाकातों का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी रहा, जो आज भी जारी है। और अब 3 मुख्तलिफ इजलास बुलाए गए हैं। आज वो 3 इजलास हैं वफाकी काबीना का 2:30 बजे, उसके बाद 3 बजे सेनेट और फिर 6 बजे कौमी असम्बली का। और आज ये कहा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फाइनली आज आइनी तरमीम पास कर ली जाएगी। आज वो आइनी तरमीम जिसके ऊपर एक तवील अरसा से मेहनत की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, मगर ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार कहा जाता है बड़ा ही कलीदी रहा है इस पूरी एपिसोड के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें भी की गई हैं और हमें यही बताया गया है। और इस व्लॉग के अंदर आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे कि अब मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अपने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं, और क्या ये रास्ते किसी बेटर नोट के ऊपर या हैप्पी नोट के ऊपर जुदा किए गए हैं। इसके ऊपर भी हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट बताएंगे। और दूसरी जानिब ये भी आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के बगैर क्या हुकूमत का साथ आज देने जा रहे हैं या नहीं। रात तक तकरीबन रात 3-4 बजे तक की क्या सूरत हाल थी वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उसके बाद से अभी तक कोई बड़ी डेवलपमेंट तो हुई नहीं है। वो कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अभी तक बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत को अपने मुसवदे पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि बताया यही जा रहा है PTI अब माइनस है, तो अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट की जानिब भी जाने को कोशा हैं। अब देखना होगा कि किस मामले के ऊपर ये बर्फ़ पिघलेगी। अबरार अस्तोरी साहब, आइनी तरमीम के मामले पर तो जो हो रहा है सो हो रहा है, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। मगर हम देखते हैं जब आइनी तरमीम में हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जनाब काजी फायद ईसा साहब पिक्चर में आ जाते हैं, मंजर आम पर आ जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने रिपोर्ट किया, आपने रिपोर्ट किया कि किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 फाजिल जजेस साहिबान के उस वजाहती नोट के ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा छुट्टी के दिन शाम 5 बजे के बाद वो सामने है सुप्रीम कोर्ट की इमारत, वहाँ पर पहुँच गए। पहले तो शायद हमें ये लगा कि वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मोनूमेंट / मकबरा तैयार हो रहा है उसके ऊपर काम तेज़ी से होने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और एडवाइस कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारी इतलात यही थी कि उन्होंने एडवाइस किया है कुछ ब्यूरोक्रेट्स को और दबाया भी है कि भाई काम 2 दिनों में मुकम्मल करो। मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी एक वजाहत मांग ली रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इवन जो वेब मास्टर हैं उनसे। तो आपको क्या लगता है इन तमाम हरकत व सकनात से काजी फायद ईसा साहब क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो अब भी हुकूमत को अपना CV दे रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइडिया है उसको ड्रॉप ना करें, आई एम स्टिल अ वैलिड कैंडिडेट, या दूसरी जानिब वो अपने गम व गुस्से का इजहार एक बड़े ही, मैं समझता हूँ कि गैर मामूली अंदाज में जजेस साहिबान के साथ कर रहे हैं। जो जजेस की इन फाइटिंग है वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। अदील भाई थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि काजी फायद ईसा साहब के हवाले से ये जो मजवज़ा आइनी तरामीम है इसका ड्राफ्ट मेरे ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, तीनों ने मिलकर बनाया ये जो हुकूमत की जानिब से ड्राफ्ट सामने आया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक जो आइनी तरामीम है उसमें आइनी कोर्ट कैसे होगी और उसके तरीक़ाकार क्या होगा, चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार क्या होगा, सीनियरिटी को किस तरह मद्देनज़र रखा जाएगा, जैसे 5 या 3 का फार्मूला सामने आ चुका है। तो उन तमाम तर सूरत हाल पर एक लम्हे पर काजी फायद साहब ने गाइडलाइन दिए हैं, चाहे वो थ्रू अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान हो या फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हो। और आपको पता है कि जिस तरह मंसूर शाह साहब से चीफ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, जिन्होंने मुतवक्का तौर पर चीफ जस्टिस वैसे बनना है, लेकिन अगर आइनी तरामीम आज के दिन क्योंकि इंतहाई अहमियत का हामिल है, पिछले एक एतवार जब लास्ट टाइम
रात 12-1 बजे तक जब आइनी तरामीम के हवाले से नंबर गेम पूरी नहीं हुई, तो उस रात भी मैं पूरी रात पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इसकी सारी कवरेज करता रहा। पहले हुकूमत दावा करती रही कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं, और ऐन वक्त में हमने देखा उनके नंबर गेम पूरी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब उनकी बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, दूसरी वजह ये थी कि पीटीआई के जिन लोगों ने तोड़ना था, तो पीटीआई ने अपने मेंबरान, चाहे वो सेनेट के हो चाहे कौमी असम्बली को हैं, उन तमाम को फाटा मुंतकिल किया था, केपीके मुंतकिल किया था। तो इस वजह से नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी। अब जिस तरह रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि हमारी नंबर गेम पूरी है, तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है दो प्लान सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि आपके नाज़रीन को भी कि प्लान ए, प्लान बी हुकूमत की जानिब से। प्लान ए तो ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह अब तक वो एग्री नज़र आ रहे हैं उनके साथ, अपने मुजवज़ा जो उनकी अपनी तरामीम है उसके ऊपर हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो मान गई, अब हुकूमत का है मामला। तो पहला प्लान ये है, ए प्लान जो है उसी के मुताबिक आइनी तरामीम होंगी, चाहे वो सेनेट से हो, कौमी असम्बली से हो, चाहे वो वफाकी काबिनेट से हो। अगर मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार किया, अगर वो भी इनकार कर जाते हैं, तो फिर प्लान बी की तरफ जाने का प्रोग्राम भी हुकूमत की जानिब से तरतीब दिया गया, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक ड्राफ्ट था या हुकूमत का जो मुश्तरका ड्राफ्ट था उनका, उसकी तरफ जाने का प्लान भी है। लेकिन देखना यह कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या वाकई अपनी जो सियासत है या जो अपने माजी के बदले हैं वो लेने के चक्कर में इनकार करते हैं, या फिर उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी देकर उन्हें मनाया जाता है। क्योंकि आपको याद हो तो 8 फरवरी इंतखाबात से कबल जब मियाँ साहब लंदन से वापस आए और मुख्तदर हलकों के साथ या लाने और निकालने वालों के साथ जब बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था कि इस हुकूमत में मुझे मौलाना फजल रहमान नहीं चाहिए। उसकी वजह ये थी कि शायद उन्हें ये पता था कि हर हुकूमत का हिस्सा मौलाना साहब रहें, और मौलाना फजल रहमान शायद हुकूमत को ये लगता है, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि उन्हें शायद वो ब्लैकमेल करके वो बड़ी वजारतें लेते हैं, बड़े ओहदे लेते हैं और हुकूमत में फैसला साजी में दुश्वारियाँ पैदा करते हैं। हालांकि पीडीएम के जो सेटअप था उसमें अगर मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी ना होती उस पूरे सेटअप में, तो इनकी तो पीडीएम तहरीक ही फेल थी। अदील साहब, अभी अगर मैं आपको अभी की सिचुएशन बता, इस वक्त भी अगर जिस तरह मैंने प्लान बी की बात की, अगर मौलाना के बगैर हुकूमत प्लान बी की तरफ गई, तो ये हुकूमत की इस हुकूमत की ये समझ लें कि ताबूत में आखिरी कील होगी। क्योंकि इस सिचुएशन में वजह ये है कि अगर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामान हो या फिर बाहर सड़कों में हो या मुल्क भर में जिस तरह एहतजाज उनका चला है, उस एहतजाज को अगर मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट मिल गई, तो इसका मतलब इस हुकूमत को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई को तो आपने हर तरह से दबा लिया, जिस तरह दबाना था, चाहे आपने उनके घरों में क्रैकडाउन किया, उनकी औरतें उठा ली, उनके मर्दों को उठा लिया, किसी के भाई को उठा लिया, किसी की बहन को उठा लिया, आपने हर तरीका अपना लिया। पीटीआई को आपने क्रैकडाउन के ज़रिए क्रश करने की भरपूर कोशिश की। बहुत सारे लोग क्रश नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोग, जिस तरह कहा जा रहा है कि 10 से 15 जो मेंबरान असम्बली है पीटीआई के, वो हुकूमत ने तोड़े हैं। इसके अलावा सेनेटर्स की भी बात आ रही है, जो प्लान बी की तरफ जाने का प्लान है। अगर मौलाना साहब साथ नहीं देते हैं, तो फिर उस प्लान बी के तहत पीटीआई के सेनेटर्स और कौमी असम्बली जिन्हें तोड़ा जा रहा है, उनके ज़रिए आइनी तरामीम की जाएंगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के बावजूद अगर मौलाना इनके साथ फिर भी नहीं हुए, आइनी तरामीम हो भी गई, तो इसका मतलब है इस आइनी तरामीम के साथ साथ ये हुकूमत भी घर जाने के लिए, ये समझ लें कि उन्होंने खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाले। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं, अभी अब से कुछ देर कबल ताज़ा बयान है आज का, वो ये कहते हैं कि अगर मौलाना साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर ऑल दैट मैटर्स, जो भी लोग इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़े, वो आइनी तरमीम पर हुकूमत का साथ अगर नहीं देते, तो हमारे पास नंबर्स तो पूरे हैं, हम फिर आइनी तरमीम करेंगे। और जो ख़तरनाक बात वो कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बज़ाहिर वो ख़तरा तो बता रहे हैं दीगर फ़रीक़ैन के लिए, मगर ये ज़्यादा ख़तरनाक बात उनकी अपने लिए साबित होगी। जैसा कि आप कह रहे हैं, ताबूत में आखिरी कील साबित होगी ये तरमीम। अगर ख्वाजा आसिफ साहब की उस बात को जहन में रखें, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट के साथ जाएंगे। ओरिजिनल ड्राफ्ट में आपको मालूम है आइनी अदालत भी है जी। ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर बहुत कुछ है। ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर वो तमाम तर चीज़ें हैं जो माइनस की हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी सर तोड़ कोशिशों के बाद। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर आई मस्ट अप्रिशिएट, हम मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर ना हमेशा तनकीद करते आए हैं। साल से हम कहते आए हैं कि ये एक मफाद परस्त सियासी जमात के सरबराह हैं, अजीबो गरीब इनको अलकाबात से भी नवाजा जाता है। मगर अब की बार हमने देखा है पीटीआई को अगर आप माइनस भी कर दें, अगर आप पीटीआई को इस पूरे सिनेरियो से माइनस कर दें, जब मौलाना फजल रहमान साहब वाहिद हमें एक सियासी रहनुमा नज़र आए हैं, गो कि वो अपोजिशन में हैं, गो कि हमें ये मालूम है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में बुरी तरह पिट चुके हैं, बावजूद इसके साथ
ये बड़ा मुश्किल होता है जब मुक़्तदर हलके, जब हमारी ताकतवर शख्सियात, हमारी हुकूमत, मशीनरी तमाम तर एक तरफ खड़े हों और आप उसके सामने एक सीसा पलाई दीवार के साथ तरह खड़े हों और कहें कि ये ऐसे नहीं होगा। वो जमहूरियत के लिए जो उनकी खिदमात हैं, हम आज उनकी अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो कल हो सकता है हमें उनके ऊपर तनकीद भी करना पड़े, मगर आज की अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जो ड्राफ्ट हुकूमत लेकर आ रही थी इन द फर्स्ट प्लेस, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो किस कदर खौफनाक ड्राफ्ट था। अगर वो मंजूर करवा लिया जाता है तरमीम की सूरत में तो फिर पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है और फिर जो खुफिया इदारे हैं उनको एक रास्ता मिल जाएगा। वो मतलब उनको आप वो तमाम तर काम करने का एक लीगल लाइसेंस दे देंगे जो आज गैर कानूनी तौर पर हो रहे हैं। तो वो बड़ा ही खौफनाक किस्म का ड्राफ्ट है जिसको आज फिर दावा किया जा रहा है ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि हम उसको भी, ये एक धमकी है बेसिकली, मौलाना साहब को धमकी है, मौलाना साहब को धमकी है जिन्होंने एक पूरी एफर्ट की है। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की रात को मैं प्रेस टॉक देख रहा था, बड़े सुलझे हुए सियासतदान तो वो हैं ही, मगर उनकी आंखों में थकावट भी हमें नुमायां नजर आ रही थी। उनको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के उस पहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सब में अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है, अगर हम उसके ऊपर आ जाएं, वो ये है कि पीटीआई ने कल जो मुलाकात की है इमरान खान से अडियाला जेल में, वो मुलाकात पहली तो मेरी जो इतला है वो ये है कि ये जो खबर चलाई गई है जेल ज़राए से वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरान खान साहब ने किसी को कुछ सर्जनिश की नहीं। ठीक है अदील साहब आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ कि ये जो जेल ज़राए से खबर आती है ना, इस तरह की एक खबर और भी आती है, सिक्योरिटी ज़राए से भी आती है, और वो खबरें मैं तो सुबह बैठ के अपने बीट रिपोर्टर को रोजाना मजाक करता हूँ, यार कितनी झूठी खबरें चलवाओगे, कितनी केबल स्टोरियाँ चलवाओगे, तो वो तो आपको पता है कि देखिए बात यह है जब आपके बड़े मीडिया चैनल्स, जो संजीदा मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, जब वो इस तरह की खबरें वसूख के साथ शेयर करें ना तो पब्लिक परसेप्शन बनता है। टीवी देखता कौन है सर, ऐसी बात ना करें सर, आजकल टीवी देखता कौन है, आजकल सोशल मीडिया में हर चीज ओपन होकर आ रही होती है। बात को मानता हूँ, मगर सोशल मीडिया पर भी आपको मालूम है आपका ट्रेडिशनल मीडिया जो है फॉलो किया जाता है। जियो न्यूज़ इन पर्टिकुलर, ARY, 3 से 4 ऐसे चैनल्स हैं जिनको देखा जाता है। ठीक है ना, रेटिंग ऐसे तो नहीं आ रही ना, वेबसाइट्स में जाके देखें उनकी ओरिजिनल खबरें क्या होती है, टीवी में क्या दिखा रही है। बात सुन लें, अब जब आप एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, एक तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं एक सियासी जमात के हवाले से, गो के वो गलत है मगर बहुत से लोग तो उसको मान लेते हैं ना, क्योंकि ये आपको मालूम है एक प्रोपेगेंडा का एक तरीकाकार होता है। वो अब तमाम तर चीज़ें बेबुनियाद हैं। मैं तो कल जो वहाँ पर मौजूद थे साहब, उनकी तमाम तर जो उन्होंने आई विटनेस अकाउंट है, मैंने उनसे पूछा, एक एक चीज़ पूछी, वो बता रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं। इवन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी इमरान खान साहब को अव्वल तो उनको पता ही नहीं है कि बात चल क्या रहा, उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी बहनें भी गिरफ्तार हैं। बिल्कुल, वो हामिद रजा ने यही बात बताई। बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही पीटीआई आई है, पीटीआई को जाहिर बात है, आप देखें मैं ज़्यादा अब अंदर की खबर हम क्या दें, नाज़रीन हमसे ज़्यादा बाखबर हैं। पीटीआई को आपको मालूम है, चाहे ये सब कुछ मान लेना पीटीआई के मुतालबात, मैं कहता हूँ पीटीआई तब भी इस आइनी तरमीम पे हुकूमत का साथ नहीं देगी। मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, वो ये समझते हैं, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर लेट से आज मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन करने पर हुकूमत मान जाती है, और मेरी इतलात है कि शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ दे तो वो मानने को भी तैयार है। अगर वो मान जाती है, अगर तमाम तर जो पीटीआई के मुतालबात हैं उनको मान लिया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको वोट दे देती है, इस आइनी तरमीम पर हुकूमत का साथ दे देती है, तो वो हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है उसको तस्लीम कर लेती है। वो जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर उनकी पूरी तहरीक खड़ी है, वो धड़म से नीचे बयानिया खत्म हो जाना है फिर तो। बिल्कुल। तो इसमें अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और मेरी खबर भी ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज पार्टेड वेज ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। ये नहीं कि मौलाना फजल रहमान ने उन्हें डिच किया या पीटीआई ने उन्हें डिच किया। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इतना अच्छा है, मेरी पीटीआई के कुछ अहम लोगों से बात हुई, वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने भरपूर कोशिश की है, भरपूर ताउन किया है, और जो ड्राफ्ट जिस नहज पर जिस खौफनाक अंदाज में लाया गया था, उस ड्राफ्ट को जितना माइल्ड मौलाना फजल रहमान ने कराने में बड़े कामयाब, ऐसा कोई नहीं था जितना अब वो हो चुका है। तो अब अगर वो तरमीम पास हो जाती है और मौलाना फजल रहमान साहब, जैसे कि मेरी इतलात है
कि उन्होंने हामी भर ली है, हुकूमत का साथ दे रहे हैं वो। अब ये आज बस टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, यहाँ पर सिर्फ वही चल रहा है कि एक तरफ मामले को कूल डाउन किया जाए और फिर आराम से वोटिंग हो जाए। ये सब कुछ रात को तय पा चुका है। आज मौलाना साहब वोट दे देंगे, आईनी तरमीम हो जाएगी। रात तक जो मेरी इतलात थी वो यही थी। अब यहाँ पर एक सरप्राइज़ और हो सकता है, वो आपके लिए भी हो सकता है, वो मेरे लिए भी हो सकता है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ठीक है, अब हमने दबे अल्फाज में ख़बर तो दी है, मोस्ट प्रोबेबली हो, क्योंकि एक तो ये भी तजवीज़ सुनने में आई थी, जहन में आई थी कि मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आते हैं ना, तो आईनी बेंच जो होगा, ठीक है, आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस याही अफरीदी होंगे। अब आईनी बेंच के सरबराह अगर याही अफरीदी होंगे तो उस आईनी बेंच में आपको मालूम है 2 जजेस साहिबान फिर नहीं बैठ सकेंगे। वो होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि वो दोनों उनसे सीनियर हैं। असल मामला तो मुनीब अख्तर को आउट करने का है। अब देखें, मामला तो बहुत सारे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं असल मामला तो काजी साहब को इंटैक्ट रखने का है, कुछ लोग कहते हैं नहीं। वैसे आदिल भाई मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि काजी साहब की एहलिया ने उनको कह दिया है कि आप मेहरबानी करें, आप रिटायरमेंट लें और हमने बस अब यहाँ पर नहीं रहना, हमने बल्कि बाहर चले जाना है और सुकून से अपनी लाइफ गुजारनी है, क्योंकि यहाँ पर अब अगर हम रहते हैं तो हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है, तो थोड़ा सा काजी साहब के लिए इश्यूज हैं। उनकी एहलिया बड़ी समझदार है, उनकी एहलिया बड़ी समझदार हैं, वो किसी के कहने पर नहीं आ रही हैं। बात ये नहीं है, काजी साहब चलें अब देखते हैं वो तो अब लेकिन अफसोस होता है जिस नहज पर वो इस इदारे को ले आए हैं, जो इन फाइटिंग हुई है उसको वो काफ़ी उन्होंने ख़राब किया है अपने इदारे को। बहरहाल अब अगली वीडियो में नाज़रीन को मज़ीद अपडेट्स देंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे इब्रार अस्तोरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।